नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। 91.2 एफएम पर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं शशांक शुक्ला, हिंदी विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आप सबको विदित है कि हिंदी दिवस है। इस अवसर पर मैं आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी दिवस हर वर्ष आता है। हम हिंदी दिवस को लेकर इसलिए भी आशान्वित रहते हैं, बहुत ही उत्साह में रहते हैं कि ये हमारी राजभाषा है। राजभाषा तो है ही। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया था, समादृत किया था। लेकिन उससे ज़्यादा हिंदी को लेकर अगर बात होती है तो ये हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है, और राष्ट्रभाषा के साथ ही ये इस देश की सांस्कृतिक आत्मा भी है। बहुत पहले रामविलास शर्मा जी ने हिंदी को एक जाति के रूप में, या जाति यानी रेस के रूप में, हिंदी जातीयता का प्रश्न उठाया था। और उनके इस प्रश्न के समानांतर दूसरे अन्य कई प्रश्न भी खड़े हो गए थे कि क्या हिंदी जाति के समानांतर तमिल जाति, बंगला जाति या और दूसरी जातियां भी, या उसी तरह भाषा को लेकर संवेदनशीलता दूसरी भाषाओं को लेकर भी लोगों ने अपने अपने ढंग से दर्ज की थी, और इसे विवादित करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया था। लेकिन जिस अर्थ में रामविलास जी हिंदी जातीयता के प्रश्न को लेकर अपनी बात कह रहे थे, वो एक आंशिक रूप में उसे हम स्वीकृत कर सकते हैं। पूरी तरह से नहीं, इसलिए क्योंकि भारत एक बहुभाषिक देश है, और हिंदी या इसकी जो भारतीय भाषाएं हैं वो परस्पर सह सापेक्ष ढंग से आगे बढ़ती रही। हिंदी कोई एक क्षेत्र की भाषा भी नहीं रही है। इसका जो मध्य केंद्र रहा है, मध्य प्रदेश या मध्य देश जिसे हम कहते हैं, जो शौरसेनी अपभ्रंश का विकास केंद्र रहा है, और शौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी का भी विकास हुआ है, हम सब जानते हैं। तो शौरसेनी अपभ्रंश के मध्य देश में होने के कारण जो देश की जो केंद्रीभूत विशेषता है, या जो संघर्ष के समानांतर जो भाषाओं का विकास हुआ, या वो चाहे सांस्कृतिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर जो संघर्ष झेलना पड़ा इस क्षेत्र के लोगों को, यहाँ के जनता को, उसी के बीच से हिंदी की अपनी जातीयता का विकास भी धीरे धीरे हुआ। जब इसके विकास क्रम को देखें तो ये 6वीं शताब्दी से, या 7वीं से, या 10वीं 11वीं से नौशेरवां या अलबरूनी या अबुल फजल या आपका जो अमीर खुसरो, ये ढेर सारे कवियों ने या इतिहासकारों ने हिंदी के लिए एक अल हिंद कह देता है अलबरूनी, या अमीर खुसरो इसके लिए हिंदवी कह देता है। एक पूरे देश के समानांतर एक भाषा चल रही थी, जिसको एक प्रतीकात्मक रूप में, एक सामूहिक प्रतिध्वनि के रूप में उसको लिए एक हिंदी शब्द बाद में लोकप्रिय होता गया, और हिंदी शब्द का प्रचलन होता गया। अगर केवल एक किसी खास क्षेत्र की भाषा होती या बोली होती, जैसे कि लोगों ने बताया कि ये मेरठ या उसके आसपास की जो बोली है वो खड़ी बोली है, तो वो जो हिंदी का बड़ा क्षेत्र था या बड़ा परिदृश्य था पूरे देश की आत्मा को प्रतिध्वनित करने वाला, वो शायद अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाता। इसीलिए एक जब अबुल फजल या अमीर खुसरो जब इस देश की 10-11 भारतीय भाषाओं की बात करते हैं, तो उसमें हिंदी का नाम उस तरह से नहीं आता है, क्योंकि हिंदवी जो भाषा चल रही थी वो कम से पूरे देश की एक ऐसी भाषा थी जो किसी एक क्षेत्र की बोली नहीं थी। जैसे अगर आप बंगला को कहते थे या दूसरी किसी भाषाओं को कहते थे, तो एक खास क्षेत्र में केंद्रित होने के कारण वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। हिंदी तब भी, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ 10वीं 11वीं शताब्दी की, हिंदी तब भी एक बड़े क्षेत्र में, बड़े परिदृश्य में, एक बृहत्तर आयाम में इस देश की एक सामूहिक प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा थी। इसी ओर संकेत करते हुए अबुल फजल या अमीर खुसरो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। यानी आप अगर, हम जानते हैं कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास 1000 ईस्वी के बाद हुआ,
उसमें हिंदी भी आती है। और इस पूरी भाषा प्रक्रिया में अपभ्रंश है, प्राकृत है, पाली है, संस्कृत है, यानी एक लंबी भारतीय परंपरा रही है, भारतीय भाषाओं की परंपरा रही है, और इसके साथ ही समानांतर रूप में भारतीय भाषाएं रही हैं। भारतीय भाषाओं के संदर्भ में हिंदी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि बहुत बार लोग हिंदी और भारतीय भाषाओं को एक द्वंद्वग्रस्त पद के रूप में देखने लगते हैं। हिंदी और उसकी बोलियों के संदर्भ में भी बहुत बार द्वंद्वग्रस्त पद के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे कई बोलियां जो हिंदी की ही बोली है, जैसे मैथिली, वो एक लंबे समय से भाषा के रूप में, आंदोलन के रूप में लोगों ने खड़ा किया और कहा कि ये अलग स्वतंत्र अस्तित्व है। भोजपुरी के लिए प्रयास हो रहा है। हम उत्तराखंड में हैं तो यहाँ कुमाऊनी गढ़वाली की एक बड़ी लंबी और समृद्ध परंपरा रही है भाषा के रूप में, साहित्य के रूप में एक लंबी परंपरा है। अगर आप बोली कहें या भाषा कहें, एक बोली भी कहने से उसका अर्थ ये नहीं है कि उसका महत्व कम है। बोली और भाषा का जो संबंध है, कई आधार हैं उसके, भाषा विज्ञान भी उसका आधार है, सामाजिक सांस्कृतिक आधार भी है, व्याकरण का भी आधार है। लेकिन हर बोली, हर भाषा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसको बोलने वाले 10 लोग हैं तो भी वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको बोलने वाले 50 करोड़ हैं तो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत भारत की भाषाओं के संदर्भ में या हिंदी की अपनी बोलियों के संदर्भ में ये जिस पद या जिस द्वंद्व की बात लोगों ने की है या करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही औचित्यपूर्ण नहीं है। क्योंकि हमने अभी कहा कि जो भारत की भाषाएं हैं और हिंदी समानांतर रूप में एक जातीय अस्मिता के रूप में विकसित हुई। गुजराती कह लीजिए, राजस्थानी कह लीजिए, हिंदी कह लीजिए, बंगला और दक्षिण की भाषाएं, इनका भी अपना एक अपने ढंग का विकास क्रम हो रहा था, और ये इसी देश की संस्कृति की अपनी अस्मिता को लेकर चल रही थी। हिंदी का विकास भी हुआ, और हिंदी का विकास चूंकि इसलिए हम दूसरे संदर्भों से कहते हैं क्योंकि इसकी अपनी आंतरिक संरचना ऐसी थी कि जिसने एक लिंक भाषा या संपर्क भाषा के रूप में पूरे देश को जोड़ने का काम राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में भी और उसके पहले भी व्यापार के माध्यम से, बंगला हो या बंगला संस्कृति या दक्षिण की संस्कृति, नवजागरण का परिप्रेक्ष्य, वहाँ भी हिंदी अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। उसके बाद भी, राजभाषा बनने के बाद भी, जैसा कि औपनिवेशिक समय में फारसी ने काम किया था, अंग्रेजी ने किया था या लैटिन ने किया था, उस प्रकार से हिंदी ने कभी अपने आधिपत्य को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। दक्षिण भारत में उसके खिलाफ आंदोलन चलता है, वो एक राजनीतिक कारण थे उसके। लेकिन हिंदी अपनी भाषाओं को लेकर भी ऐसा नहीं, इसकी प्रकृति ही सामासिक प्रकृति है, जिसको लेकर बार बार बात होती है कि ये अपनी भाषाओं को लेकर भी किसी अधिनायकवाद की चेतना से ग्रस्त नहीं रही है। इसीलिए इसकी जो पूरी परंपरा रही है, इसकी जो पूरी संस्कृति रही है, एक तरह से ऐसी रही है कि जहाँ पर सह अस्तित्व की भावना है, इसकी अपनी बोलियों के साथ भी, दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ भी। तो जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हम ये नहीं किसी के विरोध में खड़े होकर हम अपनी बात नहीं करते। हिंदी की बात जब हम करते हैं तो इस देश के को प्रतिनिधित्व करने वाली सांस्कृतिक, सामाजिक संस्कृति को प्रतिरूप करने वाली भाषा के रूप में हम हिंदी भाषा को देखते हैं या उस पर अपनी बात करते हैं, रखते हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि आज जो हिंदी का स्तर है, एक स्तर तो निश्चित रूप से सामाजिक सांस्कृतिक स्तर है, जिसके कारण से हिंदी की एक लंबी समृद्ध परंपरा रही है कि हिंदी इस देश की सामाजिक संस्कृति का प्रतिरूप बन जाती है, और उसकी एक लंबी संस्कृत से लेकर अब तक की पूरी भारतीय परंपरा रही है। और हिंदी ने उस दाय को स्वीकार किया। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में एक भाषा को चुनने का प्रश्न था, तो वो महात्मा गांधी गुजरात से आए या दूसरे क्षेत्र से कोई बड़ा व्यक्ति आए, वो हिंदी को स्वीकार कर रहा था, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में एक भाषा के रूप में दाय को हिंदी ने स्वीकार किया। एक चीज मैं दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि जब भाषा की अपनी आंतरिक संरचना होती है और भाषा से व्यापार का, अर्थ का, बाजार का भी बड़ा गहरा संबंध होता है, उस संबंध में कौन सी भाषा टिकती है, कौन सी भाषा तकनीक के रूप में टिकती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर उस भाषा के अपने विकास क्रम के निर्धारण में होता है।
जैसे अगर आज के संदर्भ में हम बात करें तो तकनीक से जुड़ी अगर भाषा नहीं है, तो वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती, बहुत लंबे समय तक जी नहीं सकती। उसमें अगर अपने को लचीला बनाने की क्षमता नहीं है, दूसरी भाषाओं के शब्द लेने की क्षमता नहीं है, दूसरी भाषाओं की प्रकृति को अपने में ढालने की क्षमता नहीं है, तो वो चाहे व्यक्तित्व के स्तर पे आप देखें कि वो व्यक्ति जल्दी टूट जाता है, जो बहुत ही कड़ा होता है। भाषा के संदर्भ में भी वो भाषा ज़्यादा समृद्ध होती है। अब आप अंग्रेजी में देखिए तो अंग्रेजी के अपने शब्द बहुत कम है, दूसरी यूरोपियन भाषाओं से अंग्रेजी के शब्द समृद्ध होते जा रहे हैं। हिंदी के संदर्भ में भी यही बात अगर आप समझें तो फ़ारसी, अरबी, अंग्रेजी, दूसरी भारतीय भाषाओं के शब्द, अवधी, ब्रज, तो इसकी अपनी बोलियाँ ही हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, उनसे हिंदी दरअसल बड़े वृक्ष की जैसे जड़ें ढेर सारी फैली होती हैं, वैसे बड़ी भाषाओं के संदर्भ में भी हमें समझना चाहिए। बड़ी भाषाओं की जड़ें इतनी दूर तक फैली होती हैं और इतने विविध रूपों में होती हैं कि वही उसकी जो उसके स्रोत होते हैं, सोर्सेस होते हैं या उसके रूट होते हैं, वही उसको मजबूती प्रदान करते हैं, वही उसको महत्वपूर्ण बनाते हैं कि वो भाषा अपने स्तर पर कितनी दूर तक फैली हुई है और कितनी जगह की ऊर्जाओं को, उसके अवयवों को वो सोख रही है, उसके तत्वों को ग्रहण कर रही है। व्यक्ति के संदर्भ में भी व्यक्तिक सत्ता उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। संस्कृति के स्तर पर भी एक भाषा की अपनी संस्कृति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। राष्ट्र के संदर्भ में भी वो राष्ट्र तब संपन्न होता है जब विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं, विभिन्न संस्कृतियों को समाहित करते हुए उन संस्कृतियों को, उन भाषाओं को एक रूप देने की बात अगर वो करता है, यानी उनके बीच समन्वय स्थापित करता है, उनको एक दिशा देने की बात करता है, तब वो भाषा, वो राष्ट्र, वो संस्कृति लंबे समय तक, दीर्घ काल तक जीवित रहती है, चलती है। हिंदी के संदर्भ में भी चूंकि मैं ये बात इसलिए हिंदी और उसकी सांस्कृतिक धरोहर या हिंदी की संस्कृति के संदर्भ में ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदी को लेकर इस तरह के भ्रम अक्सर लोगों में पाए जाते हैं। तो हिंदी का स्वरूप न राजभाषा के में आने के बाद आधिपत्य कर रहा है, न हिंदी का स्वरूप बहुत ही कर्मकांडी या धार्मिक रहा है। हिंदी का स्वरूप सामासिक रहा है, एक चीज। दूसरा, हिंदी का जो स्वरूप रहा है वो अपने को तकनीक और समसामयिक परिदृश्यों में ढालने का रहा है। तीसरी बात, हिंदी का जो स्वरूप रहा है अपने लचीलेपन के कारण अपने को बदलने का रहा है। हिंदी का संबंध बाजार और उसकी ज़रूरतों के हिसाब से अपने को अपडेट करना या उसे आगे ले जाने वाला रहा है। हिंदी का संबंध या हिंदी की प्रकृति दूसरी भाषाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने का रहा है। इन और हिंदी की अपनी जो खुद की संस्कृति है उसमें बहुविध विषयों को ढालने की प्रकृति का रहा है। ये कई ऐसे परिदृश्य हैं, कई आधार रहे हैं जिसके आधार पर हम हिंदी की जो भाषा है, और जो भाषा का जैसे व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है वैसे भाषा का भी अपना व्यक्तित्व होता है। और भाषा का भी व्यक्तित्व उसके अपने निहित कर्मों, अपने निहित परिदृश्यों, अपने निहित क्रियाओं के आधार पर बनता है। तो जब हम हिंदी का जो व्यक्तित्व करते हैं, क्रिया करते हैं, उनकी अपनी प्रकृति की बात करते हैं, तो उसका संदर्भ यही होता है कि हिंदी अपने बृहत्तर आयाम में इस देश की वाणी को मुखर करने का, उसे अभिव्यक्त करने का काम हिंदी कर रही है। तो ये सब हिंदी भाषा को लेकर जब हम कहते हैं कि हम हिंदी भाषी समाज के लोग हैं, तो हिंदी भाषी समाज के लोग कहने का तात्पर्य यही होता है कि हम इस देश की, इस राष्ट्र की, इस जातीयता को मुखर करने वाली प्रादेशिक संस्कृति को धारण करने वाली किसी एक प्रतिनिधि भाषा की बात कर रहे हैं। उसका अर्थ नहीं है कि दूसरी भारतीय भाषाएं ये काम नहीं कर रही, बस हिंदी उन भारतीय भाषाओं के दाय को भी लेकर इसे एक थोड़ा प्रतिनिधि रूप में ये काम कर रही है। इस रूप में हम इस चीज को लेते हैं। और हिंदी की जो अपनी बोलियां हैं वो हिंदी की मजबूती या उसकी ताकत है, और इन्हीं ताकत के आधार पर हिंदी इतनी समृद्ध है
कि ये लगातार बढ़ती रही है। जैसे अगर हिंदी में इतनी बोलियाँ ना होती और समृद्ध बोलियाँ ना होती, तो हिंदी का दायरा थोड़ा सीमित रहता, संकुचित रहता। जब खड़ी बोली और हिंदी का संबंध था, खड़ी बोली का इतना विस्तार नहीं हुआ था, तब हमारे पास अवधी, ब्रजभाषा, कुमाऊनी, गढ़वाली और दूसरी भारतीय भाषाएँ या हिंदी की बोलियों का अपना एक समृद्ध तंत्र था। हिंदी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, दूसरी हिंदी की बोलियाँ उसमें अपने को विन्यस्त करती हैं, उसे मजबूती प्रदान करती हैं। ये एक सामासिक संस्कृति, हिंदी और उसकी जो बोलियाँ हैं, वो एक सामासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, अपने को एक-दूसरे में अंतर्भुक्त करने की कोशिश करती हैं और इन सब प्रक्रियाओं से, इन सब कोशिशों से हिंदी का अपना वजूद, अपना विस्तार होता है, बढ़ता है। तो मित्रों, हमारी जो आज की जो बातचीत थी वो हिंदी की इसी प्रादेशिक राष्ट्रीय संस्कृति के प्रतिनिधित्व के तौर पर हम अपनी बात कह रहे थे। आशा है मेरी इस बातचीत को आपने सुना होगा ध्यान से, और हम फिर से पुनः एक बार आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। हिंदी इस देश की राष्ट्रीय आत्मा है और हम उसी अ, मनोभाव के तहत या उसी अस्मिता को पुनः याद करते हुए आप सभी को हिंदी दिवस की पुनः बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।